हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल पागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम अध्ययन करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग, रदरफोर्ड प्रकीर्णन के बारे में। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के विकास के लिए एक अध्ययन किया जिसमें रेडियो एक्टिव स्रोत से प्राप्त अल्फा कणों, जो कि द्विआयनित हीलियम का परमाणु अर्थात हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जिसकी बौछार करवाई गई थी सोने की पतली बारीक पन्नी पर, और इस प्रहार के पश्चात कुछ प्रेक्षण लिए गए। उन प्रेक्षणों के जो रिजल्ट्स या प्रेक्षण जो हैं वो कुछ इस प्रकार थे। जो अल्फा पार्टिकल्स सोने की पत्ती पर आपतित हुए थे, उनमें से अधिकतर कण बिना विचलित हुए सीधी सरल रेखा सीधे मार्ग पर गमन करते हैं, अर्थात उनमें प्रकीर्णन कोण का मान 0 होता है। कुछ कणों के लिए प्रकीर्णन कोण का मान 90 डिग्री से कम अर्थात सोने की पत्ती के दूसरी ओर प्राप्त हुए, और बहुत कम कण ऐसे थे जिनके लिए प्रकीर्णन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से अधिक अर्थात जिस दिशा में कण आपतित होते हैं स्रोत की दिशा में ही कणों का प्रकीर्णन होता है, और बहुत अधिक संख्या में कणों को यदि आपतित किया जाए तो एक कण कुछ ऐसा प्राप्त होता है जिसके लिए प्रकीर्णन कोण का मान 180 डिग्री यानी विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। रदरफोर्ड के इस प्रयोग के पश्चात जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत जो परमाणु मॉडल है उसको कुछ अलग ढंग से समझाया गया, और यह माना गया इस प्रयोग के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं दी गई, जिसमें यह माना गया कि थॉमसन मॉडल जिसमें क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बूंदी के लड्डू के समान एक दूसरे के पास में विद्युत बल के द्वारा बंधे होते हैं, और जिससे एटम है वो स्टेबल होता है। परंतु नए मॉडल के अनुसार की जो परिकल्पनाएं हैं वह कुछ इस प्रकार से थी। किसी भी परमाणु में संपूर्ण धनावेश एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होते हैं जिसे नाभिक कहा गया। नाभिक में लगभग परमाणु का 99% द्रव्यमान 99% द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, और ऋणात्मक आवेश नाभिक के चारों ओर बहुत बड़े आयतन में वितरित होते हैं। ठीक है, इन परिकल्पनाओं पर आधारित मॉडल के अनुसार परमाणु के दो भाग होते हैं। एक होता है नाभिक, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनात्मक आवेश केंद्रित होते हैं, जिसका आकार जो है परमाणु के संपूर्ण आकार की तुलना में बहुत कम और 10 की पावर माइनस 15 को फेम्टोमीटर भी कहा जाता है, 10 की पावर -15 को। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश जो है वितरित होते हैं और विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग को समझने के लिए हमें पता है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को आपतित किया था। तो अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं जिनका आवेश हो गया 2e। सोने का नाभिक जिसका एटॉमिक नंबर अगर Z माने तो उसमें प्रोटॉन का नंबर हो गया Ze। तो हमारे पास 2 आवेश है 2e और Ze। 2 आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसको हम कूलाम बल से प्रदर्शित कर सकते हैं। कूलाम बल का जो फॉर्मूला है हमारे पास में K(Q1Q2/R², जहां पर Z1e जो है वो हीलियम नाभिक पर आवेश का मान और Z2e जो है सोने की पत्ती पर आवेश के मान को प्रदर्शित करता है, और इन दोनों के मध्य की दूरी जो है वह R से प्रदर्शित की जाती है। तो यह इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब गणितीय विश्लेषण के लिए
ये डायग्राम बना रखा है हमने। नाभिक को हमने बिंदु M पर प्रदर्शित किया हुआ है। प्रारंभ में जो कण है वह OP सरल रेखा के अनुदिश अनंत से आपतित होता है, और बिंदु P पर जैसे जैसे नाभिक के निकट आता है तो उस पर कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और इसका पथ जो है PAB एक कर्वेचर के रूप में प्रदर्शित होता है। प्रारंभ में जो कण अनंत दूरी से आता है तो उसकी नाभिक से लंबवत दूरी, जिसको हमने यहाँ पर B से प्रदर्शित किया हुआ है, बिंदु M से आपतन की दिशा जो थी उस पर एक लंब डाला जाए तो लंबवत दूरी हमारे पास आ गई MB। इसको हमने B से डिफाइन किया हुआ है, और MB इक्वल टू B जो है इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर, टक्कर प्राचल कहते हैं। ठीक है, कण जो है नाभिक से न्यूनतम दूरी A पर आता है, इसके पश्चात प्रतिकर्षण बल के कारण दूरी वापस बढ़ जाती है। तो निकटतम पहुंच की दूरी जो है उसको MA से व्यक्त किया जा सकता है। बिंदु M पर सोने के नाभिक के कारण प्रतिकर्षण बल के कारण अल्फा कण का पथ अतिप्रवलयिक होता है और वह PAR दिशा में चला जाता है। यहाँ A जो है अतिप्रवलय का शीर्ष है, AP और AR अल्फा कण की अनंत स्पर्शी को व्यक्त करता है, और जो कोण है BOR के मध्य जो कोण है उसको थीटा से प्रदर्शित किया गया है। ये प्रकीर्णन कोण, ये भी हमारे आपतन की दिशा है, ये प्रकीर्णन की दिशा है। इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण जो है प्रकीर्णन कोण, इसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं। अब विश्लेषण के लिए प्रत्यास्थ टक्कर माने तो टक्कर के पूर्व और टक्कर के पश्चात कोणीय संवेग का मान क्या रहता है, इक्वल होता है संवेग संरक्षण के, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से उसको हमने अप्लाई कर दिया। प्रारंभ में कण का जो वेग है उसको v0 से प्रदर्शित किया गया है, और न्यूनतम पहुंच की दूरी पर कण के वेग को v से प्रदर्शित किया गया है। तो mv0b टक्कर से पूर्व, और निकटतम पहुंच की दूरी पर कोणीय संवेग का जो मान है वह ma जो है उसको हमने वेरिएबल x से प्रदर्शित किया हुआ है। तो हमारे पास एक समीकरण आ गई, एक mv0b इक्वल टू mvx, जहाँ m कण अल्फा कण का द्रव्यमान, v0 और v जो है बिंदु P और A पर कण के वेग को व्यक्त करता है, ma जो है निकटतम पहुंच की दूरी को व्यक्त करता है। बिंदु A और P पर ऊर्जा संरक्षण, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा संरक्षण नियम को हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर अनंत दूरी पर नाभिक और अल्फा कण के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान शून्य होता है, अन्योन्य क्रिया शून्य है। तो यह आ गया v0 प्लस हाफ m v0 स्क्वायर गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। निकटतम पहुंच की दूरी पर दोनों के मध्य जो स्थितिज ऊर्जा है वह k q1 q2 अपॉन r से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे k को k रखा हुआ है, q1 जो है वह 2e और q2 जो है z2e को व्यक्त करता है, और उन दोनों के मध्य की दूरी है वह निकटतम पहुंच की दूरी के बिंदु पर x से व्यक्त की गई है। तो ये वैल्यू आ गई 2kz2e स्क्वायर अपॉन x प्लस हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर जो कण का वेग है v से व्यक्त किया जाता है। अब समीकरण 1 से हमने इसको व्यक्त किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1.1 से v के मान को समीकरण नंबर 1.2 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण का मान आ गया हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम v0 स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2kz2e स्क्वायर अपॉन x। ये मान रख दिया हमने, इसको आगे सॉल्व कर लिया।
हाफ एम वी स्क्वायर के ये टर्म को हमने एक तरफ ले लिया और टर्म्स को रीअरेंज करके हमने बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। बी स्क्वायर का जो मान है वो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1-4 k z टू ई अपॉन एम वी जीरो एक्स, ये माना गया हमारे पास में। ये कांस्टेंट टर्म जो है इसको हमने एक नया वेरिएबल जे की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। तो हमारे पास समीकरण का जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - j/x। एक्स को कॉमन ले लें तो टर्म बनेगी एक्स इंटू एक्स माइनस जे। अति प्रवलय की ज्यामिति बनती है तो अति प्रवलय में x इक्वल टू एम ए है। m से a तक की जो कुल दूरी है वह हमने x से व्यक्त किया हुआ है, जो m से o तक की दूरी और o से a तक की दूरी के सम के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। o जो है इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। अति प्रवलय की जो उत्केंद्रता होती है E, वो 1/cos अल्फा से हम व्यक्त कर सकते हैं और इसका मान MO और OA के अनुपात के तुल्य होता है। तो MO इक्वल टू E टाइम्स OA। ये मान हमने x के समीकरण में यूज कर लिए। MO OA का मान रख दिया MO अपॉन E, तो कॉमन ले लिया। MO E का मान रख दिया 1+cos अल्फा। ज्योमेट्री जो हमने ज्यामिति बनाई हुई है वहां से जो ट्राइंगल है MOB, उसमें हमने साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन फाई इक्वल टू क्या होता है MB अपॉन MO। ये जो ट्राइंगल बन रहा है MOB, इसमें हमने साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन जो होता है लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण होता है। लंब है हमारे पास MB और कर्ण है हमारे पास OM। इनका अनुपात ले लिया। साइन अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास में, साइन फाई की वैल्यू आ गई। साइन फाई का मान को हमने सॉल्व करके MO की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। MO इक्वल टू आएगा MB अपॉन साइन फाई। MB का जो मान है B स्मॉल b, जिसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर संगत टक्कर प्राचल कहते हैं, B अपॉन साइन फाई वैल्यू आ गई। इसका मान हमने 1.7 में रखते हैं तो हमारे पास x का जो मान है B अपॉन साइन फाई ब्रैकेट में 1+cos फाई इक्वल टू B cot फाई बाई 2। ये वैल्यू आ गई x की। x का मान हमारे पास जो B की समीकरण थी उसमें अगर यूज करें तो हमारे पास B स्क्वायर का मान आ गया B cot फाई ब्रैकेट में B cot फाई माइनस J। B का मान यहाँ से सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास आ गया B इंटू B कॉट स्क्वायर फाई माइनस J कॉट फाई। J कॉट फाई की वैल्यू आ गई B कॉट स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस B। हल करने पर हमारे पास J का मान आ गया J इक्वल टू 2B कॉट फाई। फाई और थीटा में एक रिलेशन है, थीटा इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू पाई है। तो हमारे पास फाई का मान आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। वैल्यू हमने यूज कर ली तो हमारे पास कॉट फाई की जो वैल्यू है वो आ गई 10 थीटा बाई 2 के इक्वल। जे का जो मान है वो आ गया 2B 10 थीटा बाई 2, या B का मान आ गया B J बाई 2 कॉट थीटा बाई 2। ये हमने इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है टक्कर प्रचल और प्रकीर्णन कोण के मध्य संबंध। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हमें स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्रकीर्णन परिच्छेद का मान ज्ञात करना है। तो प्रकीर्णन परिच्छेद जैसे समीकरण 1.10 जो थी जिसमें हमने B की वैल्यू ज्ञात की, तो समीकरण 1.10 के अनुसार नाभिक के चारों ओर इम्पैक्ट पैरामीटर के बराबर त्रिज्या का यदि एक वृत्त
बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई बी स्क्वायर। पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल अर्थात टक्कर प्राचल 0 से बी के मध्य आपतित होने वाले कण अल्फा कण जो है थीटा या उससे अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। तो पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल को प्रकीर्णन परिक्षेत्र कहते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अल्फा कणों का प्रकीर्णन परिक्षेत्र पाई बी स्क्वायर के अतिरिक्त किसी भी सोने के नाभिकों की संख्या पर भी निर्भर करता है। यदि सोने के प्रति एकांक आयतन में नाभिकों की संख्या हमारे पास स्मॉल n है और पन्ने की जो मोटाई है वो t है, तो पाई बी स्क्वायर क्षेत्रफल में नाभिकों की जो कुल संख्या है वो हमारे पास हो जाएगी पाई बी स्क्वायर टी इंटू स्मॉल n। इस प्रकार अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र है वह क्या हो गया हमारे पास में पाई बी स्क्वायर एन इंटू टी। तब आपतित अल्फा कोण के थीटा या उससे अधिक कोण पर प्रकीर्णन होने की जो प्रायिकता है वह इस क्षेत्रफल के द्वारा दी जाती है, एफ इक्वल टू पाई बी स्क्वायर एन टी के। बी का जो मान है वो हमने ज्ञात किया हुआ है, उसका मान यदि हम रखते हैं तो हमारे पास इसकी जो प्रायिकता है उसका मान आ जाएगा पाई एन टी जे स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 4। तो ये तो हो गया थीटा या उससे अधिक कोण पर। अब थीटा से थीटा प्लस डी थीटा इस स्मॉल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सॉरी एंगल पर स्कैटरिंग होने की जो प्रायिकता है उसका मान ज्ञात करना है। तो इसका क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट करने के पश्चात हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी डी एफ इक्वल टू 1/4 पाई एन टी जे स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है यह राशि, कॉट स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2 कॉट थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का करेंगे तो 1/2 मल्टीपल आएगा, तो वैल्यू 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगी। कॉट का करेंगे तो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। तो उपरोक्त समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह को गणितीय सरलता के लिए छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसको हम नेगेटिव साइन के साथ निरूपित नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। थीटा के मान में वृद्धि होने पर एफ के मान में कमी होती है, इसको प्रदर्शित करता है। यदि प्रारंभ में n0 पार्टिकल अल्फा कण जो है सोने की पत्ती पर आपतित होते हैं तो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की जो संख्या है वह कैसे दी जाएगी, प्रायिकता से गुणा कर दो, डी एन इक्वल टू n0 डी एफ का मान ज्ञात किया हुआ n0 से मल्टीपल कर दिया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। प्रायोगिक व्यवस्था में यदि प्रकीर्णित अल्फा कण को संसूचक या डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाए तो सोने की पत्ती से r त्रिज्या की दूरी पर स्थित है, तो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णित अल्फा कण जो है वह एक वलयाकार आकृति बनाएंगे, जो हमने यहाँ पे चित्रानुसार दिखा रखी है। यदि कोई कण नाभिक से टकराकर थीटा या थीटा प्लस डी थीटा के मध्य अगर प्रकीर्णित होता है तो वह चित्रानुसार एक रिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस रिंग का एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस रिंग का क्षेत्रफल हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। जो इसकी परिधि को इसकी चौड़ाई से गुणा कर दिया जाए। परिधि ज्ञात करनी है तो वो होता है 2πr। 2πr की जगह यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या आ रही है r साइन थीटा, क्योंकि r जो है वह नाभिक से इसके एज तक की दूरी होती है और इसका जो आपतन कोण के साथ जो एंगल है वो थीटा है, तो ये जो डायरेक्शन हो गई त्रिज्या हमारे पास r साइन थीटा आ गई। तो इसका जो परिधि है वह 2πr साइन थीटा और जो मोटाई है वह r डी थीटा आएगी, तो हमारे पास एरिया जो आ गया 2πr साइन थीटा r डी थीटा या 2πr स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा से व्यक्त कर सकते हैं। अब इस क्षेत्रफल में प्रति एकांक
मान पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी थीटा के एकांक मान के लिए। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में dn अपॉन dA, एरिया से डिवाइड कर दो तो हमारे पास ये जो नंबर है n थीटा वह आ गया 1/4 n पाई t n0 j स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इसको हल कर लिया, j का मान रख दिया, तो हमारे पास n थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है कुछ इस प्रकार से n0 स्मॉल n t अपॉन 4 r स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 4 z2 ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 mv0 स्क्वायर का होल स्क्वायर कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। तो यह एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसको डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और इसका जो मान है अल्फा कणों की संख्या, यानी इसको हम पर्दे के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या से निरूपित करते हैं, और इसका जो मान है वह कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 की 4th पावर के समानुपाती होता है। सोने की पन्नी जो ली थी उसकी मोटाई के समानुपाती होता है, उसके आवेश के वर्ग के समानुपाती होता है। जो हमने मटेरियल यूज किया है, सोना यूज किया है, तो यहाँ पे उसके घनत्व के समानुपाती होता है, और आपतित अल्फा कण की ऊर्जा के वर्ग के, गतिज ऊर्जा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से डिफाइन करते हैं, और इसे थीटा कोण पर एकांक क्षेत्रफल पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसकी जो डिपेंडेंस है उसके बारे में भी पूछा जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।